हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन एक कॉम्बिनेशन है एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। ओके, जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, दूसरा एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। तो आज हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब एक सिंपल टर्म्स है, सॉल्युबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इट इज एबिलिटी of solute that dissolve in given amount of solvent, that dissolve in given amount of solvent in equilibrium at a particular set of temperature, at a particular सेट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एट रूम टेम्परेचर, वी कैन से दैट व्हाट एट रूम टेम्परेचर। सो एट रूम टेम्परेचर। अब इसी फैक्टर को हमें समझना है कि सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब मैंने बोला कि इट इज एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन इक्विलिब्रियम। तो अभी सबसे पहले चीज हमें इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन दैट कंडीशंस। And now we are going to deal with the solute-solvent interactions, solute and solvent interactions. तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर, लेट अस से दैट कि हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड 1 ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, ये मान लेते हैं 250 ml ऑफ वाटर। चलो, एक ग्लास है जिसमें कितना पानी है, 250 ml ऑफ वाटर। इस 250 ml ऑफ वाटर में हमने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया, लेट अस से दैट शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो मैंने बोला कि शुगर का कितना ग्राम लेते हैं? 10 ग्राम लेते हैं। कितना ग्राम लेते हैं? अच्छा, बाद अमाउंट की बात बाद में करेंगे। हमने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर लिया। अच्छा, शुगर का कुछ अमाउंट लिया तो लेट अस से दैट कि ये शुगर का मॉलिक्यूल्स है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर डिसॉल्व इन द वाटर। ओके, तो वाटर और सॉल्यूट के बीच में, जैसे ये हमारा सॉल्वेंट है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूट है जिसको कि हमने शुगर के फॉर्म में यूज किया। ओके, तो शुगर एंड सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर। तो जब भी हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक इंटरेक्शन फोर्स सेटअप होता है। अगर इनिशियली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन फोर्स सेटअप होगा तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर पर जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन फोर्स बनाकर कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, तो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। जब कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो कंप्लीटली डिसॉल्व में कुछ ऐसा होगा दैट वाटर मॉलिक्यूल्स and the sugar molecules interact together in homogeneous proportion, or in terms of homogeneous proportions, that process is called dissolution, तो हमने बोला क्या कि when amount of solute is added to the solvent and when the solute interact with the solvent, then a process is called dissolution. That means solute is completely dissolved in the given amount of solvent. Right? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? Okay. Now एक और प्रॉपर्टीज या एक और फेनोमेना हम साथ साथ देखते हैं। अच्छा, एक और फेनोमेना जो हम ऑब्जर्व करते हैं, that phenomena is what we need to understand. Like this है, मैंने बोला क्या कि after complete dissolution हमने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर इसमें डिसॉल्व करा है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या किया? डिसॉल्व करा। लेट अस से दैट कि कुछ अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है, दैट सॉल्यूट इंटरेक्ट टुगेदर, कि ये सॉल्यूट और सॉल्यूट एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है।
यहाँ पर एक सॉल्यूट का पार्टिकल्स आया, दूसरे सॉल्यूट का पार्टिकल्स आया, तीसरे सॉल्यूट का पार्टिकल्स आया, चौथे सॉल्यूट का पार्टिकल्स आया. सो दीज 4 particles interact together. After interactions, what we can say that after interactions in this water molecules, that sugar is able to form a crystal. Now that phenomena is called crystallization. आपको पढ़ा है भी था मैंने कि दो प्रोसेस होता है, एक डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है. डिसोल्यूशन का प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. And that dissolution process depends on the interactions between solute and solvent. किसके बीच का interactions है? तो dissolution क्या है? The process. Sorry. So dissolution का मतलब क्या है यहाँ पे? The process in which solute and solvent interact to dissolve. अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस यहाँ मिला आपको. सो क्रिस्टलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच solute interact with solute to form crystal. ओके, तो मैंने बोला क्या कि एक ऐसा पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हमने डिजाइन किया. उसी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर जब हमने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो दो फिनोमेना एक साथ देखने को मिलेगा. एक फिनोमेना है डिसोल्यूशन का, दूसरा फिनोमेना है क्रिस्टलाइजेशन का. तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन मतलब देखो क्या हुआ. क्रिस्टल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन. The dissolved solute interact together to form crystal is called crystallization. फिर से ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला. When the crystal dissolve in solvent, then the process is called dissolution. And when the dissolved solute interact together to form crystal, then the process is called crystallization. And both are रिवर्सिबल प्रोसेस की. डिसोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन में जा सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से डिसोल्यूशन में जा सकते हैं. अगर दोनों का रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल होगा, देन द सेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. देन दैट सेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. तो इसलिए मैंने बोला क्या आपको कि इक्विलिब्रियम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं. इक्विलिब्रियम कहने का मतलब दो प्रोसेस हो, दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन is equal to rate of crystallization. Then that phenomena is called basically solubility factor. Clear? So take a screenshot. We'll go for the next topic. Okay. Now ओके, सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी. आपको अच्छे से समझ में आया कि डेफिनेशंस क्या होता है. तो बेसिकली हमने डेफिनेशंस को देखा. अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे. देखो कि बेसिकली यानी सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं. कितने टाइप के? सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ types of solution on the basis of solubility. तो solubility के बेसिस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन जो है आपका दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? दैट मीन्स वी कैन से दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वी कैन से दैट मिनिमम
that a minimum amount of solute dissolved in given amount of solvent at constant टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट का अमाउंट मिनिमम होगा। यानी कहने का मतलब इसकी प्रॉपर्टीज होगी मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड in given amount of solvent, in given amount of solvent। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी वो बेसिक लेवल होगा, इनिशियली लेवल होगा, प्रिपरेटरी लेवल होगा, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व कर रखा है। उसके बाद टेम्परेचर को वहां पे कांस्टेंट रखा है। सेकेंड आपके पास जो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब ये मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट हो, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ solvent at particular set of temperature। That means इस तरह की सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी, फर्दर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, फर्दर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन डिसॉल्व फॉर्म। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व करेंगे तो वो शुगर अनडिसॉल्व फॉर्म में होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। अगर डिसॉल्व नहीं होगा देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है हमारा, द थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंडीशंस को समझिए। जैसे मैंने बोला क्या कि हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट अस से दैट वी आर प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने बोला क्या कि लेट अस से दैट कि वाटर का जो अमाउंट है वो 250 ml। मैंने बोला वाटर का अमाउंट कितना है, 250 ml। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कैरिड आउट कर रहे हैं 273 केल्विन टेम्परेचर में। 273 बहुत लेस हो जाए, 298 केल्विन पर, कितना पर, 298 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व किया, हमने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व किया। अच्छा, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व, लेट अस से दैट कि आप ऐसा बोलें कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व करने के बाद उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। जब एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो वी कॉल टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 373 केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, 373 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैंने बोला क्या कि 250 ml ऑफ शुगर कितना है, सॉरी 250 ml ऑफ वाटर में, 250 ml ऑफ वाटर है। इस 250 ml ऑफ वाटर में हमने बोला क्या, 100 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व हो गया, 100 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व हो गया। तो देखिए 298 केल्विन टेम्परेचर पर सिर्फ 20 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है शुगर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर हमने देखा कि उतने ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सोल्यूट का अमाउंट 100 ग्राम हो गया। चलिए एक चीज और देखते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 398 केल्विन टेम्परेचर पर शुगर का जो मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट है अगर वो 110 ग्राम है, उसके बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, लेट अस से दैट 400 केल्विन, तब भी डिसॉल्व कितना है, 110 ग्राम। लेट अस से दैट कि हमने 410 केल्विन टेम्परेचर रखा, फिर भी डिसॉल्व कितना है, 110 ग्राम। यानी एबव 398 केल्विन टेम्परेचर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि एबव 398 केल्विन टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट इज एडेड।
अगर सॉल्यूट एडेड नहीं हो सकता किसी भी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर पर, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ना? देखो पहले मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर मिनिमम अमाउंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ पर हमने अमाउंट को वेरिएबल बनाया, टेम्परेचर को वेरिएबल बनाया, बट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर के बाद अमाउंट कांस्टेंट हो गया, डिसॉल्व फॉर्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यानी कहने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट हो जाए। फिर से, फॉर द गिवन सेट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, देन दैट solution is called super saturated solution. Clear है ना? तो basically we can say that super saturated solution, that means the solution in which solubility of solute is independent from temperature. That means no more solute is added at any temperature. That means no more solute is added. No more solute is added. अगर आप solute added करेंगे, then that solute will be undissolved form. So undissolved solute. तो हमने बोला क्या कि ऐसा solution जिसमें किसी भी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमने डिसॉल्व किया है वो अनडिसॉल्व फॉर्म में हो, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? सो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर द फर्दर। ओके, एनफ टाइम। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सॉल्युबिलिटी फैक्टर। द सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। ओके, नाउ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर जो फेमस सॉल्यूशन हमें पढ़ना होता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड इन नेचर। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो हमेशा सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो चलो इसको भी देखते हैं। यानी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। तो बहुत सारे होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है वो? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्वेंट इज लिक्विड इन नेचर। यानी दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड इन नेचर। ओके, अब लिक्विड इन नेचर के लिए तीन टाइप का फेमस सॉल्यूशन हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला हो सकता है, यानी कि देखो दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन वी गेट सॉल्यूशन। तो हमने बोला क्या, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, देन दैट इज कॉल्ड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, ना अगर सॉल्यूट आपका लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, देन दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। सो लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तीन फेमस सॉल्यूशंस हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन्हीं तीनों सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, सो टेक ए लुक। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सॉल्युबिलिटी फैक्टर, and for the solubility factor we have to take solid liquid solution. Okay, so now we need to understand factors affecting the solubility of solid in liquid solution. Okay student, उससे पहले हमने बोला क्या, solubility of solid in liquid। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहने का मतलब क्या होता है?
तो दैट मीन देखिए अगर सॉलिड है तो सॉलिड विल बी सोल्यूट, यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन वी गेट सॉल्यूशन। तो मैंने बोला सोल्यूट यहाँ पर किस फॉर्मेट में है, सॉलिड के फॉर्मेट में, सॉल्वेंट आपका किस फॉर्मेट में, लिक्विड के फॉर्मेट में। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो सॉलिड का कुछ अमाउंट होगा, सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट अच्छा, लिक्विड के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट है, तो लेट अस से दैट कि 100 ग्राम हम मानते हैं, 100 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, 100 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉलिड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना, सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तभी जाकर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम इसके डेफिनेशंस में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट at room temperature to prepared saturated solution, to prepared saturated solution in equilibrium, in equilibrium। तो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर जितना भी अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व होता है वही अमाउंट ऑफ सॉलिड जो होता है वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। Okay, now we need to understand the factors affecting solubility of solid in liquid. तो इसको आप नोट कर लीजिए। Okay, now we need to understand factors affecting solubility of solid in liquid. So now we need to understand the factor affecting the solubility of solid in liquid। So वो फैक्टर समझना है हमें, दो फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। जो फैक्टर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को डिसॉल्व कराता है या डिफाइन करता है। अब देखो बेटा, अगर हम अपने हैबिट की बात करें या अपने डेली लाइफ की बात करें या अपने एनवायरनमेंट की बात करें, तो डेली लाइफ या एनवायरनमेंट का सबसे बेसिक फंडा होता है क्या, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, मतलब जो जैसा है उसके ही जैसा डिसॉल्व होगा। सो वी कैन से दैट हियर लाइक डिसॉल्व इन लाइक। ओके, नाउ ओके, तो हमें समझना है क्या, केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं हम लोग यहाँ पर, कि केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि सॉल्यूट के केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर पर डिपेंड करता है, कि जिसका जैसा नेचर होगा वो वैसे ही नेचर में डिसॉल्व होगा। क्योंकि फर्स्ट बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन फोर्स, और इंटरेक्शन फोर्स के लिए ही ये प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स है, दैट फैक्टर, जो फैक्टर है हमारा, दैट फैक्टर इज कॉल्ड नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट अच्छा, इसके लिए प्रिंसिपल हमने क्या बनाया, तो प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व इन लाइक। इस स्टेटमेंट को समझते हैं, लाइक डिसॉल्व इन लाइक कहने का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैंने बोला क्या कि इफ इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, तो मैंने बोला दो टाइप का, चलो हमें अब लेते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, लेट अस से दैट कि हमारे पास सोल्यूट है एक HCl और हमारे पास सॉल्वेंट है H2O। तो हम HCl और H2O की बात करें तो HCl में देखिए यहाँ पर HCl क्या है, H पर बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर पॉजिटिव फैक्टर आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर आएगा। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन है, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के कारण अपने
नेबर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कराता है। अगर हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, वैसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज हो, वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। आपने 11th में पढ़ा था। अच्छा, अगर H2 की बात करें तो H2O में भी देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, सो दैट मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने बोला बेटा यहाँ पे समझो कि अगर सॉल्यूट नेचर में पोलर है तो सॉल्वेंट का भी नेचर कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, तभी जाकर के पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। इसलिए मैंने बोला लाइक डिसॉल्व इन लाइक। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जितने भी पोलर सॉल्यूट होंगे उनका सॉल्वेंट भी नेचर में पोलर होना चाहिए। तो मैंने बोला क्या? लाइक डिसॉल्व इन लाइक। तो लाइक डिसॉल्व इन लाइक का सबसे पहला फैक्टर्स, पोलर सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट में कैसा होना चाहिए नेचर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर। और पोलर होने वाला जितना भी सॉल्यूट होगा वो सब H2O में डिसॉल्व होगा। किस में डिसॉल्व होगा? H2O में डिसॉल्व होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट। अच्छा, जितने भी नॉन पोलर सॉल्यूट हैं, दैट नॉन पोलर सॉल्यूट इज आल्सो dissolve in non-polar solvent, so that can be dissolved in non-polar solvent. अच्छा, non-polar solvent की बात करें तो CCl4, carbon tetrachloride, carbon sulfide, CS2, so these are the non-polar solvents. And next है हमारे पास ionic solid. Ionic solid, so that ionic solid is also polar in nature, so that's why it is also soluble in H2O. Next हमारे पास है, बात करते हैं हम यहाँ पर organic solute. दैट ऑर्गेनिक सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी दो टाइप का हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट अगर आपका पोलर होगा तो H2O में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर कंपोनेंट हमेशा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। तो नॉन पोलर जो भी होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या हो गया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में आप बेंजीन देख सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में फिनॉल देख सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में आप टोल्यूइन देख सकते हैं, ईथर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मे बी एज ईथर, मे बी एज बेंजीन, मे बी एज क्रेशॉल, मे बी एज फिनॉल एंड CCl4, CS2. So these solid can dissolve on the basis of the principle of chemistry, that is called like dissolve in like. मतलब if a solute is easily interact with the solvent, समझ में आ रहा है ना आपको? If solute is easily interact with the solvent, then the both are soluble in each other. Okay, now क्योंकि ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बनेगा तभी तो जाकर के डिसॉल्व होगा। अब चीज समझ लीजिए, अगर पोलर है तो पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, क्योंकि लाइक बॉन्डिंग नेचर यहाँ पर काम करेगा। जैसा बॉन्डिंग का नेचर है वैसे ही सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं। अच्छा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बेसिकली नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, द सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड प्रेशर। द सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर की बात करते हैं। देखो प्रेशर से क्या होता है। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट है प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, नाउ अगर हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि सॉलिड के जो कंपोनेंट होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। अगर ये क्लोजली पैक्ड है तो देखो बेटा ये ऐसे इंटरेक्ट होगा, ठीक है? इंटरेक्शन इसका ऐसा होगा। अच्छा, इंटरेक्शन ऐसा होगा तो बाइंडिंग इनकी क्लोज है। कैसी बाइंडिंग है? क्लोज बाइंडिंग, क्लोज बाइंडिंग।
अच्छा, क्लोज बाइंडिंग है तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, इंटरस्टिशियल स्पेस लेस, कैसा है? लेस। तो समझिए ऐसे कि अगर हम लोग किसी भी पार्टिकुलर क्रिस्टल की बात करें या किसी भी पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट की बात करें, अगर हमने इस लैटिस पॉइंट पर प्रेशर इधर लगाया या इस लैटिस पॉइंट पर प्रेशर इधर लगाया या इस लैटिस पॉइंट पर प्रेशर डाउनवर्ड या इस लैटिस पॉइंट पर प्रेशर अपवर्ड है, तो क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। ये कैसा होगा? अनचेंज्ड होगा। अच्छा, अनचेंज्ड क्यों है? क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल्स नेचर में कैसा होता है? रिजिड होता है। अगर इंट्रैक्शन फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल्स नेचर में रिजिड है, तो रिजिड सॉलिड जितने भी होंगे वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो दैट मीन्स सॉलिड की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है दैट सॉलिड्स आर रिजिड टू कंप्रेस। मतलब सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। अगर सॉलिड कंप्रेस्ड नहीं होते हैं तो प्रेशर से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉलिड इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। अगर सॉलिड रिजिड है या इनकम्प्रेसिबल है तो सॉलिबिलिटी ऑफ solid is unchanged from pressure। मतलब प्रेशर से सॉलिबिलिटी अनचेंज होगा। अगर चेंज होगा तो वी कैन से दैट लेस अमाउंट, और इतना लेस होगा कि नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है ना? तो प्रेशर से बनने वाला जो सॉलिबिलिटी फैक्टर होगा सॉलिड के केस में वो इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज सॉलिड कंपोनेंट इज रिजिड और इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है ना? सो टेक अ लुक ऑन दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर, एंड दैट थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर। इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को देखो बेटा, टेम्परेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही सॉल्यूशन को डिफाइन भी किया था। तो हमने बार बार सेट ऑफ टेम्परेचर की बात करी। तो टेम्परेचर से हमें यहाँ पे समझना है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर पर, थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर से पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस समझते हैं। तो टेम्परेचर प्रोसेस जो होते हैं वो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो दो टाइप के हैं। एक जो प्रोसेस होता है हमारा exothermic process, and that exothermic process has two properties. First, we can say that heat energy is released। अच्छा, इसका एक बेसिक कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपने अगर चूना को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर देखा होगा आपने कि हीट रिलीज करता है। अगर हीट रिलीज किया तो हीट बाहर निकला। हीट बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। इसलिए मैंने बोला क्या? हीट एनर्जी इज रिलीज। अच्छा, अगर हीट एनर्जी रिलीज होगा तो फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, यानी कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो सबके सब लो टेम्परेचर पर काम करते हैं। किस टेम्परेचर पर काम करते हैं? लो टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका डिसोल्यूशन फैक्टर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगा। क्लियर है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ solution is exothermic in nature, then solubility of solute decreases with increasing temperature, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा?
डिक्रीज होगा। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है, आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जब प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा तो डिसोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन में चेंज हो जाएगा। अगर क्रिस्टलाइजेशन में चेंज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा या घटा, घटा। समझ में आ रहा ना? इसलिए आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, लो करना है जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, क्योंकि वहाँ पर खुद एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके ना, दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें वो एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक देखते हैं, दूसरा जो होता है प्रोसेस वो क्या है, एंडोथर्मिक होता है। तो देखते हैं एंडोथर्मिक के कंडीशंस में क्या होता है। तो सेकेंड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सुनो, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब इसकी भी दो कैरेक्टर्स होंगे। दो कैरेक्टर्स क्या होंगे? तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग, so heat energy is absorbed during the process of dissolution। मतलब डिसोल्यूशन के प्रोसेस में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये नेचर में कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा। सो द फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। सो दीज टू प्रॉपर्टीज इज favored by endothermic process। So endothermic process के लिए solubility factors देखिए क्या होगा। So what we can say that the solubility of solid in liquid related to endothermic process is increasing with increase in temperature। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ये लिए चैटलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पर डिफाइन होता है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना। ओके, आई होप यू एंजॉय द क्लास। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कि आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।